हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया सब्जेक्ट पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेस क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं, स्ट्रेन क्या है, उसके कितने टाइप होते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन को हम एग्जाम में कैसे लिख सकेंगे और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कितने टाइप होते हैं, ये सारी बातें करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं स्ट्रेस यानी क्या। स्ट्रेस का सिंपल सा मीनिंग होता है जैसे कि हमारे पास कोई एक वायर है, वो वायर को हमने खींचा, यानी कुछ एक्सटर्नल फोर्स उस पे लगाया, हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स हमने वो वायर पे लगाया या रॉड पे लगाया जो कि दीवार के साथ फिक्स है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तब वायर के अंदर की साइड या रॉड के अंदर की साइड एक और फोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, और ये जो फोर्स क्रिएट होता है वो हमारे एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स हमने ये डायरेक्शन में लगाया तो ये वाला जो फोर्स है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं वो ये साइड लगने वाला है। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लगाएंगे, इसको अगर दबाते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यानी कि ये जो हमारा स्ट्रेस होता है वो क्या होता है कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है यूनिट एरिया पे कितना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है उसे हम बोल देंगे स्ट्रेस। यानी स्ट्रेस यानी क्या कि रिस्टोरिंग फोर्स जो अंदर की साइड लग रहा है यूनिट एरिया पे उसे स्ट्रेस बोल देंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखा है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, ये वाला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। सो आई होप बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं उसके बराबर ही रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। अगर एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा हो गया और रिस्टोरिंग फोर्स इतना बढ़ नहीं पाया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रॉड है वो अब खींचना शुरू हो जाएगा। जब दोनों बराबर होंगे तब क्या होगा, रॉड खींच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, और उसको हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेस बोल देंगे। तो स्ट्रेस का इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे, कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स किसमें होता है, न्यूटन में, यानी रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया यानी मीटर स्क्वायर में एरिया का यूनिट होता है। तो ये उसका हो गया यूनिट किसका, स्ट्रेस का। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रेस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या कि जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं, उसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब ये जो स्ट्रेस है उसके तीन टाइप होते हैं, तो एक एक करके तीनों टाइप समझ लेते हैं। पहला टाइप होता है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। अब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यानी क्या, स्ट्रेस यानी क्या, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखा है। ये रॉड को हम दोनों साइड से ऐसे खींच रहे हैं, दोनों साइड से खींचेंगे तो क्या होगा, जो इसका एरिया है यूनिट एरिया, उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया तो रिस्टोरिंग फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, पर यूनिट एरिया पे लगेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट होगा। कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, हम बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा। क्यों टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे हम खींच रहे हैं यानी टेंशन दे रहे हैं। टेंशन दिया, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया आया तो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। कौन सा, खींचने के कारण टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। उसी तरीके से यही रॉड को अगर हम दबाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हम ऐसे देते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स इसका ऑपोज करेगा, पर यूनिट एरिया बनेगा। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रेस क्यों बन रहा है, क्योंकि हम इसे दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस को हम कैसा स्ट्रेस बोल देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस बोल देंगे। अब क्वेश्चन आएगा कि हम तो पढ़ रहे हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यानी क्या कि जब ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो अगर एक्सिस के अलोंग लगता है तब वो एक स्ट्रेस बनाएगा जिसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोल देंगे। वापस एक बार, जब रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कहाँ लग रहा है, अलोंग द एक्सिस लग रहा है यूनिट एरिया पे, तो उसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलेंगे। अलोंग द एक्सिस यानी क्या, अगर ये रॉड की बात करें तो ये रॉड की ये एक्सिस हो जाएगी, ये रॉड की ये एक्सिस हो जाएगी, यानी ये जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है वो कहाँ पे लग रहा है, अलोंग द एक्सिस लग रहा है। तो अलोंग द एक्सिस जब रिस्टोरिंग फोर्स लगता है यूनिट एरिया पे तो उसे हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोल देंगे। उसी तरीके से आता है नेक्स्ट टाइप स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पे एक रॉड ऐसे रखा है, रॉड के सरफेस पे हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स को हम टेंजेंट
टेंजेंशियल फोर्स बोल देंगे। टेंजेंशियल फोर्स यानी सरफेस पे लग रहा है, टेंजेंशियली लग रहा है, ठीक है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स के कारण क्या होगा, रॉड ऐसे अपना शेप डिफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली, ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्यों? डिफॉर्मिंग शेप को डिफॉर्म कर रहा है। तो जब डिफॉर्मिंग फोर्स सरफेस पे टेंजेंशियली लगेगा, ठीक है, तो वो एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा जिसे शियर स्ट्रेस बोल देंगे। जैसे कि हमारे पास कोई मोटी किताब है, वो मोटी किताब के सरफेस के ऊपर अगर हम ऐसे हाथ रख के उसको ऐसे फोर्स लगाते हैं, सरफेस पे टेंजेंशियली फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है, पन्ना पलट जाता है। पन्ना क्यों पलटा? क्योंकि हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया टेंजेंशियली सरफेस के, सो शियर स्ट्रेस के कारण पन्ना हमारा पलट रहा है। शायद से शियर स्ट्रेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रेस यानी क्या? फोर्स बाय यूनिट एरिया। शियर स्ट्रेस यानी क्या? शेप डिफॉर्म हो रहा है, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स बाय यूनिट एरिया, और इसका यूनिट भी होगा फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है वॉल्यूम स्ट्रेस। वॉल्यूम स्ट्रेस को समझने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसे हम पानी के अंदर रख देते हैं, पानी के अंदर इमर्ज कर देते हैं। अब पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, हमने पढ़ लिया है पास्कल्स लॉ फिजिक्स के अंदर। वो ये बोलता है कि बॉडी के ऊपर अगर वो फ्लूइड में है बॉडी, तो हर एक डायरेक्शन में से इक्वल उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। प्रेशर यानी क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर बॉडी को हमने पानी के अंदर इमर्ज किया है, लिक्विड के अंदर इमर्ज किया है, तो हर एक डायरेक्शन में से इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगने वाला है यूनिट एरिया पे, ठीक है। यूनिट एरिया पे इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगने वाला है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा हमारा? वॉल्यूम स्ट्रेस। क्यों वॉल्यूम स्ट्रेस? क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया अभी हमने देखा, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस है, और ये जो स्ट्रेस है पूरे वॉल्यूम पे लग रहा है ऑब्जेक्ट के, इसलिए हम इसे वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल देंगे। तो वही लिखा है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें पता है फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर भी लिख सकता हूँ। क्यों? स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की यूनिट सेम है। अब यहां से क्वेश्चन आपको आना चाहिए क्या, कि स्ट्रेस का यूनिट सेम है, प्रेशर का यूनिट सेम है, स्ट्रेस का इक्वेशन सेम है F बाई ए, प्रेशर का भी इक्वेशन सेम है F बाई ए, तो दोनों के बीच आखिर डिफरेंस क्या है? अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट जरूर से करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे हमने देखा वॉल्यूम स्ट्रेस किसके बराबर होता है? प्रेशर फोर्स बाय एरिया। और दूसरी एक बात, हम प्रेशर को डेल्टा पी लिख सकते हैं। क्यों डेल्टा पी लिख सकते हैं? डेल्टा पी यानी क्या? चेंज इन प्रेशर। जब ये ऑब्जेक्ट हवा में होगा तब आउटसाइड उसका कुछ प्रेशर होगा, जब इसको लिक्विड में रखेंगे इनसाइड तब इसका कुछ इनसाइड प्रेशर होगा, यानी पीओ माइनस पीआई या पीआई माइनस पीओ। तो पी को हमने डेल्टा पी लिख लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेस को डेल्टा पी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तीन तरीके के स्ट्रेस हमारे खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन, तो सबसे पहले तो स्ट्रेस जो होता है वो किसके कारण आता है? डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण पर यूनिट एरिया। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो स्ट्रेस आया। स्ट्रेस आया तो क्या होगा? बॉडी डिफॉर्म होगी। बॉडी डिफॉर्म होगी यानी उसके डायमेंशन चेंज होंगे। उसके डायमेंशन चेंज हुए यानी उसमें क्या आ चुका है? अब स्ट्रेन आ चुका है। आई होप समझ में आ गया होगा। वापस एक बार, फोर्स लगाने पर क्या होगा? फोर्स लगाने पर स्ट्रेस आएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस, स्ट्रेस आया, बॉडी डिफॉर्म हुआ। बॉडी डिफॉर्म हुआ यानी उसके डायमेंशन चेंज हो गए। उसके डायमेंशन चेंज हुए यानी अब बॉडी में स्ट्रेन आ गया है। यानी स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्ट्रेस को सिग्मा एप्सिलॉन, ये हमारा हो गया एप्सिलॉन और वो सिग्मा, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक हमारे पास वायर है, पहले कुछ उसका ओरिजिनल डायमेंशन था, बाद में उसको हमने खींचा तो उसका डायमेंशन चेंज हो गया, तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल, ओरिजिनल लेंथ को एल बोल देंगे। इसका यूनिट होगा चेंज इन लेंथ का मीटर, लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर मर गया, यानी कि स्ट्रेन जो है उसका यूनिट होता नहीं है, वो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब स्ट्रेन के भी तीन टाइप होते हैं। स्ट्रेस के कैसे तीन टाइप देखे थे हमने? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस देखा था, शियर स्ट्रेस देखा था, फिर हमने वॉल्यूम स्ट्रेस देखा था। ऐसे ही स्ट्रेन के भी तीन टाइप एक एक करके देख लेते हैं। पहले देखते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या था?
अलोंग द एक्सिस जब डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है तब उसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यानी क्या, जब डिफॉर्मिंग फोर्स अलोंग द एक्सिस लग रहा हो और उसका लेंथ चेंज हो रहा हो। एक्चुअली स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, डायमेंशन चेंज होना। तो जब डायमेंशन चेंज होता है, लेंथ चेंज होता है, किसके कारण, डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, और वो डिफॉर्मिंग फोर्स कैसा है, अलोंग द एक्सिस है, तो उसे हम लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखा है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यानी व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस, लेंथ इज चेंज्ड, प्रोड्यूसेस लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन भी आप लिख सकते हो, लिखना चाहो तो। नेक्स्ट आता है शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन हमने देखा था, ऐसे रॉड लिया था, डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियली लगाया था, उसके कारण क्या होता था, ऐसा डिफॉर्मेशन हो जाता था, ठीक है। यानी शियर स्ट्रेस के कारण जब डायमेंशन चेंज होते हैं तो उसे शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू शियर स्ट्रेस बॉडी चेंजेस इस डायमेंशन कॉल्ड शियर स्ट्रेन। अब यहाँ पे एल लेंथ तो लिया, यहाँ पे एल लेंथ आ गया, अब ऐसे डिफॉर्म हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, डिफॉर्मिंग फोर्स ने शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, शियर स्ट्रेस के कारण डायमेंशन चेंज हुआ। कितना हुआ यहाँ पे, डेल्टा एक्स जितना, यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस सपोज डेल्टा एक्स बोल देते हैं, डायमेंशन चेंज हो गया। तो यहां से अगर ये ट्राइंगल जो हमारा है, यहां से सपोज ए बी सी ट्राइंगल है हमारा, यहां से टेन थीटा का वैल्यू हमें चाहिए, टेन थीटा का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस डेल्टा एक्स बाई एल, लिख लिया। अब यहाँ पे ये जो थीटा है वो बहुत ही छोटा है, हम ज्यादा नहीं मोड़ रहे हैं, छोटा सा डिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो थीटा जो है बहुत ही छोटा है, और बहुत ही छोटा जब थीटा होता है तो मैथ्स में हमने पढ़ा है कि टेन थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर होता है। तो टेन थीटा किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर डेल्टा एक्स बाई एल, एज इट इज लिख लिया। अब ये थीटा क्या बताता है, इसका डायमेंशन जो चेंज हुआ वो, और डायमेंशन चेंज होता है उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये थीटा हो गया डायमेंशन चेंज, और ये डायमेंशन चेंज को हम क्या बोल देंगे, स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। क्यों, ये शियर स्ट्रेन, ये डिफॉर्मिंग फोर्स, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से चेंज हुआ है डायमेंशन, तो थीटा को हम शियर स्ट्रेन बोल देंगे। तो ये थीटा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये शियर स्ट्रेन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन को समझने के लिए वॉल्यूम स्ट्रेस समझते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या था, सभी डायरेक्शन में से फोर्स पर यूनिट एरिया लगता था तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता था, ठीक है। यानी वॉल्यूम स्ट्रेस के कारण वॉल्यूम का डायमेंशन चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो उसे वॉल्यूम स्ट्रेन बोल देंगे। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू वॉल्यूम स्ट्रेस बॉडी विल चेंज इट्स वॉल्यूम, कॉल्ड वॉल्यूम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, पूरे वॉल्यूम पे लग रहा है यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना कंपलसरी है, क्यों कंपलसरी है तो वो समझ लेते हैं। डेल्टा वी होता क्या है, चेंज यानी क्या, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये तो हमें पता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यहाँ पे हम देख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट इतना था, उसको जब पानी में रखा तब यहाँ पे फोर्स पर यूनिट एरिया यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेस लगने के कारण इसका फाइनल वॉल्यूम छोटा हो गया। सपोज फाइनल वॉल्यूम 3 यूनिट हो गया और इनिशियल था 8 के बराबर, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 3 माइनस 8, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। यानी इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा वी बाई वी का नेगेटिव आंसर आएगा। नेगेटिव आंसर हमें चाहिए नहीं किसका, वॉल्यूम स्ट्रेन का, तो नेगेटिव के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। यानी कि हमें नेगेटिव साइन क्यों लगानी पड़ रही है, क्योंकि हमने स्ट्रेन का आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसलिए। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हमने स्ट्रेस समझ लिया, स्ट्रेन समझ लिया, अब हम देख लेते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हमने स्ट्रेस लिया है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और एक्स एक्सिस पे हमने स्ट्रेन लिया है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे समझेंगे, तो इमेजिन करते हैं एक वायर है हमारे पास, वो वायर को हम खींच रहे हैं यानी फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं यानी कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं, फोर्स लगाने के कारण उसका लेंथ चेंज होगा यानी कि उसमें कुछ स्ट्रेन आएगा, समझ में आ गया होगा। ऐसे करके खींच रहे हैं यानी कुछ स्ट्रेस दे रहे हैं, स्ट्रेस के कारण लेंथ चेंज हो रहा है, कुछ स्ट्रेन आ रहा है। ऐसे खींचेंगे स्ट्रेस लगेगा, स्ट्रेन भी लगेगा, डायमेंशन चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायग्राम बना रहे हैं, वायर को खींच रहे हैं, वायर को हम खींच रहे हैं पॉइंट ए तक,
पॉइंट ए तक हम उसे खींच रहे हैं कुछ इतना फोर्स लगा के, ठीक है। तो एक लिमिट तक हम खींच रहे हैं और जब हम ऐसे करके जब खींचेंगे तब जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही उसका लेंथ चेंज होगा। कहां तक? पॉइंट ए तक। जितना फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स लगा रहे हैं उतना ही उसका लेंथ चेंज होगा। तो पॉइंट ए को हम बोल देंगे, पॉइंट ए को बोल देंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यानी क्या? जितना फोर्स लगाया उतना लेंथ चेंज हुआ, यानी कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। जितना स्ट्रेस लगाओगे उतना स्ट्रेन होगा, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही उसका डायमेंशन चेंज होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसे ही हुक्स लॉ बोलते हैं, वो देख लेंगे बाद में, ठीक है। यहां तक तो समझ गए, जितना फोर्स स्ट्रेस लगाया उतना ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। और ज्यादा फोर्स लगाएंगे, थोड़ा और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा थोड़ा सा फोर्स लगाया, ठीक है, इतना सा फोर्स लगाया, तब क्या होगा? तब इसका लेंथ जो है वो लेंथ बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इतने से फोर्स पे लेंथ ज्यादा चेंज हुआ, यानी इतने से स्ट्रेस पे स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। यानी बी पॉइंट हम प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट यानी क्या? स्ट्रेस जितना होगा उतना ही स्ट्रेन होगा, ठीक है। और स्ट्रेस जितना होगा उतना ही स्ट्रेन होगा। कहां तक होगा? पॉइंट ए तक होगा। और पॉइंट ए को हम क्या बोलेंगे? पॉइंट ए को हम बोलेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। अब बी तक यानी और खींचा तो स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, ठीक है। क्यों? थोड़ा सा फोर्स लगाने पर लेंथ ज्यादा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पॉइंट बी को हम बोल देंगे इलास्टिक पॉइंट, पॉइंट बी को बोल देंगे इलास्टिक पॉइंट, या फिर उसे लोअर यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं। पॉइंट बी को इलास्टिक पॉइंट क्यों बोला? क्योंकि बी पॉइंट तक खींच लिया, बाद में अगर हमने फोर्स निकाल दिया, फोर्स आप नहीं लगा रहे हैं, तो जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट तक फोर्स लगाने के बाद अगर हम छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। जैसे कि रबर बैंड हो गया, रबर बैंड को हमने खींचा, छोड़ दिया तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ गया, ठीक है। तो बी पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? बी पॉइंट को बोल देंगे इलास्टिक लिमिट, यानी इससे ज्यादा अगर खींचोगे तो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि च्युइंगम को हम खींचते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, तो क्या हो गया? उसका परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। लेकिन बी तक खींचने पर छोड़ देंगे तो वापस से अपना ओरिजिनल शेप और साइज आ जाएगा। यानी कि बी पॉइंट से ये ग्राफ के दो पार्ट होंगे। ये साइड का पार्ट होगा इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन यानी क्या? लोड लगाया, छोड़ दिया, वापस से अपने शेप में आ गया, ठीक है। और बी के बाद अगर और लगाएंगे तो परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। बी के बाद और हम क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, तो और लेंथ चेंज होगा और स्ट्रेन आएगा। तो सी पॉइंट तक अगर हम स्ट्रेस लगा रहे हैं और बाद में सी पॉइंट पे अगर हम फोर्स छोड़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिनल शेप और साइज में आ नहीं पाएगा। तो ऑब्जेक्ट ऐसे करके वापस से शेप और साइज में आने की कोशिश करेगा, लेकिन इतना उसमें डिफॉर्मेशन आ चुका होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका होगा। यानी कि पहले च्युइंगम का साइज इतना था, हमने खींचा, छोड़ा तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और सी पॉइंट को हम बोल देंगे अपर यील्ड पॉइंट, जिसको हम बोल देंगे परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है। और हम फोर्स लगाएंगे पॉइंट डी तक, तो पॉइंट डी को हम बोल देंगे अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट यानी इससे ज्यादा हम फोर्स लगा नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा हम स्ट्रेस दे नहीं पाएंगे, ठीक है। अच्छा, बाद में डी के बाद और अगर फोर्स लगाया तो क्या स्ट्रेस बढ़ेगा? नहीं, स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस कम होगा फिर भी लेंथ इंक्रीज करेगा, चेंज इन लेंथ। क्यों? क्योंकि डी पॉइंट पे जो वायर था इनिशियली हमारा सपोज 10 mm का था, ठीक है, खींचता गया डी पॉइंट तक, उसका जो डायमीटर है 10 mm से 1 mm हो चुका है। 1 mm हो चुका है, यानी ये पॉइंट पे अब बहुत ही कम फोर्स चाहिए हमें, बहुत ही कम स्ट्रेस चाहिए। कम स्ट्रेस पे भी ये खींचना शुरू हो जाएगा और फाइनली ई पॉइंट पे ये टूट जाएगा। तो ई पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? फ्रैक्चर पॉइंट बोल देंगे, जहां पे मटेरियल जो है वो टूट जाएगा। तो ये था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अब हम तो ये बात को ध्यान में रखेंगे क्योंकि हमें हुक्स लॉ पढ़ना है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। कहां तक? अप टू सम पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इलास्टिक पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। एक इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शन में होगा।
तो ये स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को स्ट्रेन हमने ऐसे लिख लिया, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया हमने तो प्रोपोर्शनलिटी एक साइन रख दिया ई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रख दिया, ई को सब्जेक्ट बनाया तो सिग्मा बाय ई हो गया, यानी ये क्या हो गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हो गया। ठीक है, और ये जो हमारा सिग्मा बाय ई है, एप्सिलॉन है, उसे हम ई बोलते हैं, ई को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी क्या, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। तो रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसे ही हम हुक्स लॉ बोल देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हुक्स लॉ की। अब यहां पे हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी तीन टाइप है। कौन से तीन टाइप है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी क्या, अभी हमने देखा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी क्या, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो पहला आता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, रेशियो है किसका, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बाय लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस यानी क्या, जो अलोंग दी एक्सिस डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है उसे लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस बोलते हैं। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन यानी क्या, अलोंग दी एक्सिस जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है उसके कारण चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। बस इसको एल को ऊपर ले गए, एफ एल बाई ए डेल्टा एल, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन तो डायमेंशन लेस है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट आ जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी रेशियो है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का, लेकिन कौन सा, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन का। शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस यानी क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, जो हम ऐसे फोर्स लगाते थे सरफेस पे, ठीक है। और शियर स्ट्रेन यानी क्या, शियर स्ट्रेन यानी ऐसे डिफॉर्म हो जाता था और बाद में हम टेन थीटा का वैल्यू निकालते थे परपेंडिकुलर बाई बेस से, थीटा बहुत स्मॉल होता था तो डेल्टा एक्स बाई एल बोल देते थे, जिसे हम शियर स्ट्रेन बोलते थे, याद हो तो बस यहाँ से ये वैल्यू डेल्टा एक्स बाई एल यहाँ पे रख दी हमने, एल को ऊपर लेगा, ए डेल्टा एक्स हो गया, और यहाँ पे ये जो हमारा एल बाई डेल्टा एक्स है उसे हम बोल देंगे थीटा। कैसे थीटा, तो यहाँ से हम 1 थीटा इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स 1 थीटा हो जाएगा, एल डिवाइड बाई डेल्टा एक्स 1 थीटा यानी एफ ए 1 थीटा हो जाएगा। लास्ट देख लेते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी रेशियो होगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन का, वॉल्यूम स्ट्रेस बाय वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेस यानी क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया जिसे प्रेशर भी बोलते थे। वॉल्यूम स्ट्रेस यानी क्या, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। नेगेटिव साइन लगाते थे क्योंकि इसका आंसर हमें प्लस में चाहिए होता था, ठीक है। बस इसको ऊपर ले जाएंगे v को तो माइनस एफ वी डिवाइड बाई ए डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे f बाई ए जो हमारा है, f बाई ए वो क्या होगा, f बाई ए प्रेशर के बराबर होगा, और प्रेशर को हम क्या बोलते थे, चेंज इन प्रेशर आउटसाइड माइनस इनसाइड। तो f बाई ए की जगह हम क्या लिख लेंगे, डेल्टा पी, तो ये डेल्टा पी आ गया, v डेल्टा v एज इट इज लिख लिया, और यहाँ पे लग जाएगा माइनस साइन। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।